हाँ देखिए, कल अपन ने स्टेटमेंट लिखा था थ्योरम का, आज थ्योरम सॉल्व करना है अपने को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, वो थ्योरम अपनी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली थ्योरम लिखेंगे आज अपन। ये थ्योरम अगर आपकी एग्जाम में आई तो डेफिनेटली 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगी। स्टेटमेंट अपन ने कल ही लिख लिए थे, है ना, जाते जाते। कल अपन ने पहला स्टेटमेंट लिखा था T1A प्लस T2A वाला, वेक्टर R इज इक्वल्स टू देखिए, थ्योरम्स में ऐसा कोई ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, मतलब ऐसा कोई कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। मेन तो जो है वो थ्योरी है, और वो थ्योरी भी आपको सिर्फ डायग्राम को देखते देखते लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो पहला स्टेटमेंट था, डेट वेक्टर R इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, इस थ्योरम को अपन करेंगे। T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, ठीक है। सो इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले, एक पैरेललोग्राम साथ साथ ड्रॉ करते हुए चलिए, क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में डिक्टेट करूंगा। बहुत इजी थ्योरम है। ये O, ये A और ये B, ठीक है। O A B ड्रॉ करिए। उसके बाद लिखे, और ये बीच में ना आपका R है, दैट इज द वेक्टर R, ठीक है। देखिए, सपोज इसको P बोल दीजिएगा, ये P है, पर ये वेक्टर R है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, ठीक है। सपोज वेक्टर R इज कोप्लेनर विथ वेक्टर A एंड वेक्टर B। पहली लाइन लिख दीजिए, सपोज वेक्टर R इज कोप्लेनर विथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी कोई 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वेक्टर R ये कोप्लेनर है किसके साथ, वेक्टर A और वेक्टर B के साथ। इस केस में हमेशा याद रखना कि जैसे कि अपन देखते कि जब वेक्टर कोई कोलिनियर होते हैं तो वो क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल होते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे वेक्टर R कोप्लेनर है, ये रिलेशनशिप आप ध्यान में रखिएगा, फ्यूचर में क्वेश्चन वगैरह में भी कई काम आता है ये। इफ वेक्टर R इज कोप्लेनर विथ वेक्टर A एंड वेक्टर B, सो देयरफॉर याद रखना, देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल्स टू होता है T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। इसका मतलब कि वेक्टर R का हमेशा वेक्टर A और वेक्टर B के साथ में इस प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। यानी कि जब आप कुछ क्वांटिटी से वेक्टर A को मल्टीप्लाई करोगे और कुछ क्वांटिटी से वेक्टर B को मल्टीप्लाई करोगे, और उन दोनों को जब आप ऐड करोगे, यू विल गेट द वेक्टर R, बिकॉज दे आर क्या है, कोलिनियर है। आई बात समझ में, ठीक है। सो ये लिखे, देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल टू T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ पे अब एक बार, अब जो लाइन लिखना है पहले डायग्राम में समझ लेते हैं, उसके बाद अपन उसको लिखते हैं। देखिए, ये जो वेक्टर A है वो OA के अलोंग है, और ये जो वेक्टर B है वो OB के अलोंग है। इतना समझता है ना, बस यही लाइन लिखना है। लिखिए, लेट वेक्टर A स्मॉल वाला, लेट वेक्टर A be along OA, let vector A be along OA and vector B be along OB, full stop। ठीक है,
कॉमा करके लिखिए, फुल स्टॉप लिख दिया क्या? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट वेक्टर OP इज इक्वल्स टू वेक्टर R, लेट वेक्टर OP इज इक्वल्स टू वेक्टर R with O as a initial point, with O as a initial point। ठीक है भाई, हाँ देखिए क्या किया अपन ने, सिंपली एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करी, वेक्टर OA के बारे में बोला, OB के बारे में बोला, R के बारे में बोल दिया, उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखा, और सिर्फ अभी तक के अपन ने डायग्राम को ही ये किया है। इसके बाद देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक पॉइंट दैट इज कौन M, यहाँ पर लेंगे एक पॉइंट N, और फिर अपन क्या करने वाले, इसको करेंगे कनेक्ट, और कनेक्ट ऐसा करेंगे, यस वेरी गुड, कि वो बन जाएगा आपका पैरेललोग्राम। ठीक है, सो देखिए एक बार लिखिए इसके बारे में, ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू OB comma meeting OA in M ठीक है, समझ में आया? क्या किया अपन ने, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ना, जो OA को मीट कर रही है कहाँ पे, M पे, और वो पैरेलल लाइन किसको है, OB को है। बिल्कुल सेम क्या किया अपन ने, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो OA से क्या है, पैरेलल है, ठीक है, और OB को कहाँ मीट कर रही है, N पे। आई बात समझ में? तो इसके बारे में लिख लीजिए, वैसा ही सेम लिख दीजिए कि ड्रॉ पैरेलल लाइंस OB मीटिंग OA इन M एंड पैरेलल लाइंस टू OA मीटिंग OB इन N। है ना, ड्रॉ पैरेलल लाइंस OA इन M हो गया था, एंड पैरेलल लाइंस टू OA मीटिंग OB इन N। ठीक है, बिल्कुल सेम हमने उसके साथ में भी किया। इसके बाद देखिए यहाँ देखिए, अब अपने को एक बात पता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, ठीक है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों कोलिनियर है, अगर मैंने ऐसा बोला कि ये कोलिनियर है, अगर ये कोलिनियर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक दूसरे के क्या हो गए, स्केलर मल्टीपल हो गए, बिकॉज दे आर कोलिनियर। अब अगर आप देख रहे होंगे OA और OM ये कोलिनियर है, मतलब ये भी क्या हुए, स्केलर मल्टीपल हुए। तो ये जो है ना पोर्शन जो आपने नया वाला ड्रॉ किया है OM, इसको बोलेंगे आप T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, बिकॉज OM इज कोलिनियर विद द OA, मतलब वो स्केलर मल्टीपल रहेंगे एक दूसरे के। सिमिलरली ये जो, इसको वेक्टर B यहाँ ले लेना, हाँ, सिमिलरली ये जो ON है ना, ये भी जो पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, बोलिए T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, बिकॉज दे आर कोलिनियर। समझ में आया क्या? पक्का? सो लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हियर ON इज इक्वल्स टू T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B एंड OM इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A एंड OM इज इक्वल्स टू T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। ठीक है, फॉर सम T1, T2 बिलोंग्स टू R, बस इतना लिख दीजिएगा, फॉर सम T1, T2 बिलोंग्स टू R, इतना भी लिख दीजिए कि फॉर T1, T2 बिलोंग्स टू R। R मतलब ये रियल नंबर कुछ होंगी, ये रियल क्वांटिटी कुछ है। ठीक है, सो अब आप देखिए स्टार्टिंग से थ्योरम को, पहले क्या करा अपन ने, एक डायग्राम ड्रॉ की, उसमें तीन वेक्टर थे R, O और B। ठीक है, आप अपने
टेक्स्ट बुक में अपना कॉपी में पढ़ते हुए चलिए और डायग्राम को देखते हुए चलिए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार फिर से देखिए। अपन ने सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करी सिंपल सी, जिसमें हमने OA OP को हमने वेक्टर R बोल दिया था बीच वाला, और एक था क्या आपका OB। उसके बाद अपन ने क्या किया कि सबको सिर्फ डिफाइन करते गए, बाकी कुछ नहीं लिखा है भाई। ये एक OA है, उसके अलॉन्ग में वेक्टर A है, ठीक है, OB के अलॉन्ग में वेक्टर B है। फिर हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ले ली, है ना, एक पहली पैरेलल लाइन ली जो किससे पैरेलल थी, OA से, जो OB को कहाँ मीट हो रही, N पे, और एक पैरेलल लाइन थी जो OB से पैरेलल थी, जो OA को कहाँ मीट हो रही, M पे। उसके बाद अब क्योंकि ये कोलिनियर हो गए तो ON इज क्या हो जाएगा, T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B, क्योंकि वो N OB के वेक्टर पे ही अलॉन्ग कर रहा है ना, लाई कर रहा है। सिमिलरली OA के अलॉन्ग में कौन है, बोलिए T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, ठीक है। तो फिर वही चीज मैंने लिख दी, ठीक है। इतना होने के बाद अच्छा T1 T2 कौन है, बोलिए ये कुछ रियल नंबर है, दैट्स इट। ये सब होने के बाद आपने क्या करा, डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, उसके नीचे लिख दीजिए देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। इधर देख लीजिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो ये OMPN ये पैरेललोग्राम दिख रहा है ना। किसी भी पैरेललोग्राम को अगर आपको एडिशन करना है, ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर आपको एडिशन करना होता है तो उसमें क्या होता है ना कि जो अल्टरनेट साइड होती है, जैसे कि OM और ON ये अल्टरनेट साइड बोलते हैं इसको हम, इसका सम हमेशा इक्वल होता है डायगोनल से, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा मे बी फिजिक्स में, ठीक है। तो सम ऑफ अल्टरनेट साइड इज ऑलवेज इक्वल टू द डायगोनल साइड। सो लिख दीजिए देयरफॉर बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, डायरेक्टली सीधा स्टेटमेंट लिख दीजिए, देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल टू T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B। आखिरी में लिख दीजिए देयरफॉर वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर R आर कोप्लेनर, खत्म। सो अगर आपके एग्जाम में थ्योरम आई तो आपको बस देखिए इतनी सिंपल सी थ्योरम लिखनी है, कुछ भी नहीं किया है हमने इसमें, सिर्फ वही थ्योरी को, वही डायग्राम को देखिए बस बताते गए हैं, वो डायग्राम ड्रॉ की, है ना। सिर्फ एक नया कुछ आया इस थ्योरम में तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, बाकी जो है लिखा है अभी तक के जो सारा मटेरियल लिखा वो डायग्राम को देखते देखते ही लिख लिया है। तो अगर आपको डायग्राम याद रही तो आप ये पूरी थ्योरम इजीली लिख सकते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, इसमें सॉल्व कुछ करना नहीं है। वेक्टर की जो दो थ्योरम है, अभी जो नेक्स्ट वाली भी थ्योरम है उसमें थ्योरेटिकल ही ज़्यादा है, थ्योरेटिकल ही पोर्शन ज़्यादा है, डायग्राम को देखते देखते चीज़ें लिखनी है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है ही नहीं, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो है इंटीग्रेशन की थ्योरम्स में सबसे ज़्यादा, वहाँ आपको ज़्यादा प्रूफ करना होता है, ठीक है। बाकी वेक्टर डेरिवेटिव्स ये बहुत इजी थ्योरम्स है ना। अब अगर एग्जाम में थ्योरम है आपके पास एक आपके हाथ, मतलब कि आपके पास चॉइस है कि आप थ्योरम लिखें या आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो उस केस में आप हमेशा थ्योरम की तरफ जाना, बिकॉज थ्योरम समय कम लेगा, स्टेप मार्किंग जो होती है वो इन पे ही होती है, वो सारी की सारी हमको मार्क्स मिल जाते हैं। क्लियर है ना। एक इसमें छोटा सा पॉइंट और ऐड करना है यूनिकनेस का, जो एग्जाम में आपको लिखना है, यूनिकनेस। देखिए बहुत इजी है, हाँ यूनिकनेस हमको इसमें एक पॉइंट प्रूव करना होता है। देखिए बताता हूँ कि कैसे करना है। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको वो यूनिकनेस लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, यूनिकनेस देखिए कैसे करेंगे अपन, पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा सभी लोग। यूनिकनेस का मैं आपको पहले मतलब बताता हूँ कि यूनिकनेस होता क्या है, और फिर अपन इसको प्रूफ करने का एक तरीका तो बहुत ईजी है। यूनिकनेस का बोलने का ये मतलब है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर R रहेगा और अगर वो किसी पर्टिकुलर वेक्टर A और वेक्टर B के साथ अगर कोप्लेनर है, ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो T1 और T2 है ये यूनिक रहेंगे इसके अंदर, मतलब ये चेंज नहीं होंगे।
जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ वेक्टर r इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ वेक्टर a और प्लस 10 टाइम्स ऑफ वेक्टर b है, तो हमेशा 5 और 10 ये यूनिक रहेंगे, है ना। ये रिलेशन कभी दोबारा, अगर ये कोई वेक्टर एक है पर्टिकुलर वेक्टर, एक पर्टिकुलर वेक्टर a है, कोई पर्टिकुलर वेक्टर b है, अगर मैं बोल दूं कि भाई वेक्टर r इज इक्वल टू ये, मतलब ये ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूँ कि वो इस रिलेशनशिप के साथ कोप्लेनर है, फिर आप दोबारा ऐसा नहीं बोल सकते कि बोले 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। सो आप उसको दोबारा नहीं बोल सकते ऐसा, वो दोबारा ऐसे प्रूफ नहीं होगा। तो ये जो स्केलर क्वांटिटी रहेंगी ये हमेशा क्या रहेंगी, यूनिक रहेंगी। बस यही चीज़ अपने को प्रूफ करना है यहाँ पे, और बहुत ईजी तरीके से प्रूफ करेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या करना कि भाई अपन ने प्रूफ किया वेक्टर r इक्वल टू कितना, t1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस t2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b, है ना। यहाँ पर देखिए अल्सो, यहाँ पर देखना वेक्टर r इज इक्वल टू, मान लो अगर मैंने ये स्केलर क्वांटिटी चेंज करके t1 t2 की जगह कोई नए स्केलर ले लिए, मान लो इसको मैंने s1 वेक्टर a प्लस s2 वेक्टर b बोल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, स्केलर क्वांटिटी चेंज कर दिया, इसको दिया मैंने नंबर 1 और इसको दिया मैंने नंबर 2। फिर आपको क्या करना है, ये नंबर 1 और नंबर 2 को करने का है सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे अपन, सब्ट्रैक्ट। ध्यान से देखते हुए चलिए, सब्ट्रैक्टिंग बहुत ईजी पॉइंट है ये भी। सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 लिखे ना, सिर्फ देखते हुए चलिए। ये यूनिकनेस का पॉइंट अपने को एग्जाम में लिखना होता है। फिर जैसे आपने सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2 करा तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा। तो वेक्टर r माइनस वेक्टर r, है ना, इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t1 माइनस s1 और वेक्टर r कॉमन ले लिया मैंने, क्लियर, प्लस आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलिए t2 माइनस s2 इन वेक्टर b, इसका वैल्यू 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, इज इक्वल्स टू t1 माइनस s1, इधर देख लीजिए सभी लोग, ये वेक्टर है, प्लस t2 माइनस s2 और ये हो गया आपका कौन, वेक्टर b। अगर अब आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, 0 है। 0 का मतलब 0a प्लस 0b है, 0 का मतलब 0a प्लस 0b है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर आप उसको बोल सकते हैं कि भैया t1 माइनस s1 इज इक्वल टू 0, है ना, और t2 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर क्या हो गया, t1 ये इक्वल हो गया s1 से, ठीक है, और t2 ये क्या हो गया, इक्वल हो गया किससे, s2 से। हेंस द यूनिकनेस फॉलोज, खत्म। क्या करना था, वेक्टर r जो दिया था t1 और t2 के साथ, उसको एक बार s1 और s2 के साथ ले लेना था, सब्ट्रैक्ट कर देना था, सब्ट्रैक्ट करने से वो इक्वल आ जाएंगे, बस खत्म। बाकी यही एक यूनिकनेस का पॉइंट है जो अपने को प्रूफ करना होता है। सो आखिरी में लिख देंगे हियर यूनिकनेस फॉलोज, या देयरफॉर यूनिकनेस फॉलोज, खत्म। सो अगर ये थ्योरम आई आपकी एग्जाम में तो 100% 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए ही आएगी, ठीक है। और ये थ्योरम लिखने के लिए बहुत पूरी एग्जाम में और वेक्टर से एक थ्योरम फिक्स आएगी। फिक्स मतलब फिक्स, 100% फिक्स। थ्योरम क्लियर है। अब आप एक बार अपने कॉपी में देखते हुए चलिए, मैं एक एक पॉइंट आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर ली, है ना, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। अपन ने क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ कर ली सिंपल सी, है ना, एंगल की तरह। उसमें अपन ने वेक्टर a और वेक्टर b और वेक्टर r 3 लोग किए। एक OA था, एक OB था और एक OP था, जिसमें OA कौन था आपका, वेक्टर a, OB कौन था आपका, वेक्टर b, और OP कौन था आपका, वेक्टर r। ये 3 चीज हो गए। उसके बाद अपन ने क्या बताया कि वो कोप्लेनर है, और स्टार्टिंग में ही अपन ने रिलेशन बता दिया कि वेक्टर r इज इक्वल टू क्या है, t1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस t2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b। फिर अपन ने क्या किया, एक पॉइंट लिया था, दैट इज कौन, अच्छा, और एक चीज उसमें हमने ये भी चीज बताई है, ये जो OA है ना, ये वेक्टर a के साथ में क्या है और उसके अलॉन्ग में है। सिमिलरली वेक्टर b के अलॉन्ग में कौन है, वेक्टर b, है ना, OB के अलॉन्ग में कौन है, वेक्टर b। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया M और एक पॉइंट लिया N, पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, और बराबर एक पैरेलल लाइन OB से थी पैरेलल और एक पैरेलल लाइन OA से पैरेलल थी।
और बराबर उनको फिर अपन ने एक जो पैरेलल लाइन OB से पैरेलल थी वो A पे जाके मीट हुई, है ना, और जो लाइन OA से पैरेलल थी वो OB पे जाके मीट हो गई। ठीक है, आप अपने नोट्स में देखते हुए चलिए रजिस्टर में। अब वो पैरेलल होने के बाद अपन उसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद अपन ने वहाँ पे बताया कि देख रहे हैं यार ये जो M है ये OA पे अलॉन्ग पे है ना, OA पे ही लाई कर रहा है, तो देयरफॉर वो क्या हो जाएगा T1 टाइम्स ऑफ वेक्टर A, है ना, बिकॉज वी ऑल नो दैट इफ द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन दे आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, है ना। सिमिलरली अपन ने ऑब्जर्व करा वहाँ पे कि जो ON था वो भी वेक्टर B में ही है, वो भी कोलिनियर है, तो वो भी क्या हो जाएगा T2 टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो जाएगा। और ये होने से फिर अपन ने क्या किया, सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिखा, बोले बाय पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि बोले सम ऑफ अल्टरनेट साइड्स इज इक्वल टू द डायगोनल। मैंने वो लगा दिया और सीधा जो स्टेटमेंट प्रूफ करा था वो लिख दिया, और आखिर में लिख दिया देयरफॉर वेक्टर A कॉमा वेक्टर B कॉमा वेक्टर R आर कोप्लेनर। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक हमको यूनिकनेस का पॉइंट करना था, उसमें ऑलरेडी T1 और T2 के साथ हमने रिलेशनशिप प्रूव कर लिया था। हमको ये बताना है कि ये T1 और T2 यूनिक रहेंगे हमेशा। मैंने एक नए वेक्टर ले लिए S1 और S2, सब्ट्रैक्ट किया, 0 बन जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में T1 माइनस S1 आ जाएगा, वेक्टर A को कॉमन निकाल के, वेक्टर B को कॉमन निकाल के T2 माइनस S2 बन जाएगा। और फिर बाय इक्वलिटी ऑफ वेक्टर से T1 माइनस S1 इक्वल टू 0, that is T1 is equals to S1, T2 minus S2 equals to 0, that is T2 is equals to S2, hence the uniqueness follows। So अगर एग्जाम में आया बिल्कुल जैसे मैंने लिखवाया, बस इतना ही लिखने की नीड है अच्छे से, ना एक्स्ट्रा ना इससे कम ना एक्स्ट्रा इससे कोई नीड है। आपको पूरे मार्क्स इस थ्योरम पे मिल जाएंगे। क्लियर हुई ये थ्योरम, है ना, सिंपल सी एक डायग्राम के ऊपर है। ठीक है ठीक है, तो अभी ये रफ कर दो, है ना। नेक्स्ट वाली थ्योरम जो लिखी थी, ये दोनों थ्योरम पर IMP मार्क करना, दोनों में से कोई भी आ सकती है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 थ्योरम और बची है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्शन फार्मूला की। हाँ, अब देखिए कल अपन ने लिखा था कि 3 वेक्टर्स, है ना, वेक्टर A कॉमा वेक्टर B एंड वेक्टर C आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन x टाइम्स ऑफ वेक्टर A, है ना, प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, विथ x कॉमा y कॉमा z, है ना, नॉट इक्वल टू 0। वो यही स्टेटमेंट था हमारा कल, ये था ना, ये नहीं था, क्या लिखा था फिर? ओके, ये स्टेटमेंट ऐसा कर दिया था क्या अपन ने? ठीक है नहीं, इसमें एक काम करिए, स्टेटमेंट को दोबारा लिख लीजिए। हाँ, वो स्टेटमेंट को दोबारा लिख लीजिए। 3 vectors, vector A, vector B and vector C are coplanar. 3 vectors, vector A, vector B and vector C are coplanar, comma, if and only if and only if there exists a non-zero linear combination, if and only if there exists a non-zero linear combination x times of vector A plus y times of vector B plus z times of vector C is equals to 0। ठीक है, क्या हो गया उसके बाद? हाँ, सो इस विथ x कॉमा वाई कॉमा जेड नॉट इक्वल्स टू, ऐसा लिखिएगा, विथ
x, y, z नॉट इक्वल्स टू 0, 0, 0। अगेन इस थ्योरम पर भी IMP मार्क करके रख दीजिए, ठीक है। स्टेटमेंट अगर थ्योरम में आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, इसके अलावा स्टेटमेंट नहीं आएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर इसमें ये भी बहुत सिंपल सी थ्योरम है, इसमें तो डायग्राम भी नहीं है ना। पिछले वाले में तो भी डायग्राम था, इसमें तो डायग्राम भी नहीं है। सबसे पहले इसमें लिख लीजिए कि सपोज, लिखिए सपोज वेक्टर ए कमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। सपोज वेक्टर ए कमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, इसमें ना एक एक केस लेते हुए चलना है, सिंपल सिंपल सा। देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे केस नंबर 1, पूरा ध्यान यहां रखना। आपके पास 3 वेक्टर है, ठीक है 3 वेक्टर है। एक बात याद रखना, पहले वो केस को बताने के भी पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर मान लीजिए जैसे कि अभी तक हमने देखा कि अगर कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, स्केलर मल्टीपल होते हैं। आप इसी रिलेशनशिप को ऐसे भी लिख सकते हो, बोले m टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 0। इसी रिलेशनशिप को आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए कैसे लिख सकते हैं, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो ये क्या हो गया, देखिए a माइनस टी टाइम्स ऑफ b इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अब अगर आपने इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट से अगर कंपेयर करा तो m की वैल्यू मेरे को क्या दिखाई पड़ रही है 1 और n की वैल्यू माइनस टी, समझ में आया। तो आप रिलेशनशिप को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इफ 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर, ठीक है। अब यहां पर हमको क्या करना है ना, एक सिंपल सी केस बनानी है। बहुत सिंपल थ्योरम है ये, बहुत हद ज्यादा सिंपल है ये। तो इसमें लिखिए केस नंबर 1, सपोज वेक्टर ए कमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोलिनियर से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब मैं आपको पहले समझा देता हूं कि इसका मतलब, अपन ये जो लाइन लिखा है इसका मतलब क्या है, कि अपन ने क्या बोला है कि ये 3 कोलिनियर है। सपोज करो ये 3 कोलिनियर है, से वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का मतलब कि इन में से कोई तो भी 2 कोलिनियर है, ठीक है। इनमें से कोई तो भी 2 कोलिनियर मैं कंसिडर कर रहा हूं, मतलब कि पहले मैंने बोल दिया कि ये कोलिनियर है और इन दोनों में से मैंने ए और बी को कंसिडर कर लिया है। चलो मैं इन दोनों के हिसाब से सॉल्व करता हूं। अभी अपन ने देखा कि ये जो रिलेशनशिप मैंने बताया था m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, है ना, m टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस n टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, जिसको अपन ने a इज इक्वल टू टी बी को ही, है ना, थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया था, वेयर a एंड b आर कोलिनियर। सो अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन ने a और b को कोलिनियर मान लिया कि चलो ये दोनों कोलिनियर है, सच दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x, y। यहां देख लीजिए एक बार सभी लोग, यहां पर m और n है वो स्केलर, है ना। इस रिलेशनशिप में स्केलर कौन है, m और n, इसमें स्केलर कौन है t। यहां मैंने किसको माना, x और y, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट x और y में दिया है करके, ठीक है। थ्योरम में जो स्टेटमेंट है वो वेक्टर r इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z है, वो दिया हुआ, इसीलिए। सो सपोज वेक्टर a कॉमा वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोलिनियर से वेक्टर a एंड वेक्टर b सच दैट देयर एग्जिस्ट सम स्केलर x, y। देयरफॉर ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 0। यही पहली चीज, क्योंकि वो क्या है, कोलिनियर पकड़ लिया मैंने बाय यूजिंग दिस रिलेशन ma प्लस nb। देयरफॉर फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 0, वेयर
z इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक 0 हो सकता है, बस ये आपका नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो एटलीस्ट कोई एक भी रहा तो भी चलता है ना। तो अपन ने पहली केस में क्या पकड़ा, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या पकड़ लिया है, कोलिनियर पकड़ा। कोलिनियर पकड़ने से मैंने वहां बता दिया कि वहां स्केलर क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रही है, बोले एक्स और वाई, तो बोले मैंने एक्स टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 लिख दिया। और फिर उसी स्टेटमेंट में बाय ने क्या किया, z को भी ऐड कर दिया, zc, और जहां मैंने बता दिया कि z की वैल्यू क्या है, 0 है। बस इतना सा करना है, खत्म। ये स्टेटमेंट पहला केस नंबर 1 खत्म हो गई। इसको लिख लीजिए जल्दी से। ठीक है, दैट इज करके लिखिएगा, दैट इज यहां पे देख लीजिए x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी प्लस 0 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0, है ना, प्लस 0 टाइम्स ऑफ वेक्टर सी। एंड x कॉमा y कॉमा x कॉमा y कॉमा 0, है ना, z की वैल्यू क्या है, 0 है, x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू y ही है। x कॉमा y कॉमा 0 is required solution, is required solution for x times of vector a plus y times of vector b plus z times of vector c is equals to 0। ठीक है, केस नंबर 1 क्लियर हुई। क्या करना था, सिंपली अपने को सिर्फ यहां पे क्या करना था, अपने को कोलिनियर बताना था किसी दो को। उसके बाद अपन ने एक्स ए वाई बी लिया और उसके बाद अपन ने क्या करा कि z की वैल्यू 0 बताई। केस नंबर 1 खत्म। अब लिखिए केस नंबर 2, ये बहुत इजी, उससे भी ज़्यादा इजी है। ठीक है, केस नंबर 1 क्लियर हुई है ना। केस नंबर 2 लिखिए अभी, केस नंबर 2 लिखिए। नो टू वेक्टर्स, पहली बार में हमने क्या बोला कि ये वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। अब क्या बोल रहे हैं, ये कोलिनियर नहीं है। ठीक है, सो लिखिए नो टू वेक्टर्स, नो टू TWO, इनमें से कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर नहीं है, ये बोलने वाले अब हम। सो नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। केस नंबर 2, नो टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक है, उसके बाद अभी जो हमने थ्योरम प्रूफ की इसके पहले वाली, उसमें हमने रिलेशनशिप प्रूफ किया था कि वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या था, बोले x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसका बोलने का मतलब क्या था कि वेक्टर आर यहाँ पर क्या है, कोप्लेनर है। किसके साथ कोप्लेनर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ। अब हम ये स्टेटमेंट की हेल्प लेंगे और बस थ्योरम को खत्म करेंगे। सो यहाँ लिखे, इसके बाद लिखे कि as C is coplanar with vector A and vector B, as C is coplanar with vector A and vector B। ठीक है, as C is coplanar with vector A and vector B। अब आपने देखा था कि यार जब वेक्टर R कोप्लेनर था वेक्टर A और वेक्टर B के साथ, तो ये रिलेशनशिप अपन ने प्रूफ किया था। ठीक है, सो देयरफॉर अब वेक्टर C की जगह, वेक्टर R की जगह कौन आया, वेक्टर C आया है। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखिए बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, क्योंकि C कोप्लेनर है विद वेक्टर A एंड वेक्टर B के साथ, तो हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर C इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ वेक्टर A प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर B। क्लियर हुआ है ना। पहला केस लिया कोलिनियर का, दूसरा केस लिया कोप्लेनर का। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए ब्रैकेट में ऐसा कि
since vector r is coplanar with vector a and vector b, since vector r is coplanar with vector a and vector b, since vector r is coplanar with vector a and vector b, then vector r is equals to x times of vector a plus y times of vector b. ये हमने सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। आई बात समझ में? उसके बाद हो गया, अपने को तो यही लेके आना है ना। तो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा, देखिए x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b माइनस c इज इक्वल टू 0, है ना। तो z की वैल्यू क्या होगी, है ना, वेयर z इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए -1, ठीक है। z की वैल्यू क्या होगी आपकी -1, है ना। फिर जैसा आपने उसमें लिखा था कि x, y, 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, y, -1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर, ठीक है, लिख दीजिए। Therefore x, y, -1 is the required solution for x times of vector a plus y times of vector b plus z times of vector c is equals to 0. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख देंगे कन्वर्सली वाला, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। पहले पॉइंट में क्या करा अपन ने, कोलिनियर बताया, ठीक है। कोलिनियर में z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू क्या थी, 0, है ना। मैं c बोलूंगा, तुम भी c बोलो, ऐसा नहीं, ठीक है। फिर कोप्लेनर वाला पॉइंट लिया, उसमें अपन ने z की वैल्यू क्या बताई, -1, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, आपको थ्योरम को ध्यान कैसे रखना है, स्टेटमेंट तो आप टाइम पे भी बना के लिख सकते हो, आप 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो स्टेटमेंट अपन इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। सो पहली बार में कोलिनियर बताया, जिसमें से वेक्टर ए और वेक्टर बी को कोलिनियर बताया, और उसमें अपन ने क्या किया कि z की वैल्यू 0 बताई। दूसरे वाली केस में अपन ने क्या बताया कि बोले वेक्टर c जो है वो कोप्लेनर है, किसके साथ में, वेक्टर ए और वेक्टर, है ना, जिसका स्टेटमेंट अपन ने पीछे ही प्रूव करके आए थे। तो फिर वेक्टर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b, है ना, जिसमें फिर वो प्लस c को उधर लेके गए तो वो क्या बन गया, -c, z की वैल्यू क्या कहलाई वहाँ पे, -1, ठीक है। उसके बाद अगेन पहले वाले में सॉल्यूशन क्या हुआ था, x y 0, दूसरे वाले में सॉल्यूशन क्या हुआ, x y -1, बस खत्म। अब देखिए लास्ट 2 केस लिखी, थर्ड पॉइंट है इसका कन्वर्सली वाला, जो और भी इजी है, ये लिख दो, ये रफ कर दो। तो 3 पॉइंट एग्जाम में लिखना जरूरी है, और मान लो अगर ये स्टेटमेंट ये थ्योरम आएगी तो लगभग 4 मार्क के लिए ही आएगी, उसके पहले वाली तो भी 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए आ सकती है, मगर ये तो 4 मार्क के लिए गारंटेड है अगर आई तो, ठीक है। सो लिख दीजिए लास्ट वाला पॉइंट, कन्वर्सली सपोज x टाइम्स ऑफ वेक्टर ए, सपोज x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c इज इक्वल्स टू 0। कन्वर्सली वाला पॉइंट याद रखिएगा, वेयर वन ऑफ x, y and z are non-zero, अब यहां देखिए, ठीक है, क्या बोलना है, कन्वर्सली ये ऐसा है और ये नॉन जीरो है। अब आपने देखा कि क्या था आपके पास, तो बोले x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b प्लस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 0। इसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, यहाँ पर लिखना कैसे है, ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये कितना हुआ, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस
y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस z टाइम्स ऑफ, यही पे करते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x टाइम्स ऑफ वेक्टर a प्लस y टाइम्स ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस z टाइम्स ऑफ वेक्टर c। ये चीज क्लियर हुई सबको? एक बार देख लीजिए सभी लोग। उसके बाद ये जो माइनस z है ये c के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर फेंक देंगे डिवाइड में, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, देयरफॉर माइनस x अपॉन z वेक्टर a प्लस माइनस y अपॉन z वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c। समझ आया सभी को? क्लियर हुआ? आखिरी में लिख दीजिए जो उसने बोला था, हेंस वेक्टर a कॉमा वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोप्लेनर वेक्टर्स। हेंस वेक्टर a कॉमा वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये हुई आपकी दो थ्योरम। सो आपको ऑब्जर्व करना है एग्जाम में कौन सा स्टेटमेंट दिया गया है ना। स्टेटमेंट मतलब कि स्टेटमेंट मतलब t1 टाइम्स ऑफ वेक्टर a की t2 टाइम्स ऑफ वेक्टर b वाला दिया है या ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। जो भी दिया हुआ रहेगा आपको उसके हिसाब से ऑब्जर्व करना है ना, और स्टेटमेंट के हिसाब से थ्योरम आपको लिख देनी है, ठीक है। सो आपको देखिए ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड वाली में थे इसमें अपन ने 3 पॉइंट कवर किए। एक था कोलिनियर, एक था कोप्लेनर और तीसरा था कन्वर्सली। पहले वाली में z की वैल्यू 0 करना है, दूसरी वाली में z की वैल्यू -1 करना है, तीसरी वाली में z को फेंक देना है। बस ऐसे ही रिकॉल करना, मेमोरी मैप जब बनाते हैं ना अपन ऐसे ही बनाना है, तो आपको पूरी थ्योरम ही याद रहेगी। आप उसको स्टेटमेंट नहीं रट्टा मारना है कभी, आया समझ में? तो ये तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो लिखना आ जाएगा जो लिखा है अपन ने। क्या इसमें कोई बहुत ये नहीं लिखा है अपन ने, बस उसी को चीज़ को लिखते गए हैं, ठीक है। सो ये दो थ्योरम जल्दी से एक एक काम करिए, वन टाइम लिख लीजिए अभी 5 मिनट से। लिखो, एक पेज फाड़िए तुरंत। जल्दी लिखिए, थ्योरम नंबर 1 भी लिखिए, थ्योरम नंबर 2 भी लिखिए, जल्दी लिखिए। और मेरे हाथ में फिर पेज दे दीजिए और फिर आप लोग चले जाइए अभी के अभी तुरंत। स्टेटमेंट लिखने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट में आप ये लिख लो, ठीक है। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। सबसे पहले जो अपन ने स्टेटमेंट लिखा है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। इसका मैं आपको मीनिंग समझा देता हूं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मीनिंग ऐसा होता है अब अगर तुम तीनों में से कोई भी हिला ना तो मैं बाहर फेंक दूंगा सीधा, इधर देखो, ठीक है। ये ट्रायंगल होता है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में जब आप मीडियन ड्रॉ करते हो ना, ये हो जाएगा आपका A, मान लीजिए ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। सो जब आप बिल्कुल याद रखिएगा, मीडियन की आपको प्रॉपर्टी पता है कि व्हेनेवर यू ड्रॉ द ट्रायंगल ABC, और जब आप उसकी मीडियन ड्रॉ करते हो तो वो क्या करता है, सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ABC और ये D है और ये हो गया आपका E, है ना, और ये हो जाएगा आपका F, ठीक है। ABCDEF। तो कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि इसका बोलना यह है कि भाई ये सेम पॉइंट से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट। और आपको ये प्रूफ करना है ना। इसको मान लीजिए अपन अभी का वेक्टर या पॉइंट G मान लेते हैं, ठीक है। सो इसको भी कैपिटल D से ही डिनोट कर दीजिएगा, कैपिटल D, कैपिटल E और ये आपका कैपिटल F, ठीक है। सो एक ट्राइंगल लेना है अपने को, ABC, DE, F और G आपका कौन रहेगा, आपका कॉन्करेंट वाला पॉइंट, जहां से आपकी सारी मीडियंस क्या हो रही है, पास हो रही है। एक सिंपल सा ट्राइंगल, तो इसके बारे में नोट स्टार्टिंग में लिखिए कि लेट ट्राइंगल ABC having capital A, capital B and capital C be the vertices of a triangle,
ठीक है, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। हाँ याद देख लीजिए, अभी ये बहुत सिंपल है जो अपन थ्योरी लिखने वाले हैं, और कैलकुलेशन और प्रूफ तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या बोला अपन ने सबसे पहले, लेट कैपिटल एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी उसके क्या है वर्टिसेस। फिर आपने क्या लिया, डी ई एफ, ये क्या है मिड पॉइंट है। डी किसका है, बीसी का, और ई किसका है, एसी का, और एफ किसका है, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है ये मिड पॉइंट है, तो आपको याद होगा मतलब ये और ये आपस में क्या है इक्वल। सिमिलरली ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, सिमिलरली ये भी आपस में क्या है इक्वल है, ठीक है। सो लिख लीजिए फुल स्टॉप करके, लेट कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ, लेट कैपिटल डी, कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ be the midpoints of the sides be the midpoints of the sides BC, AC and AB respectively. BC, AC and AB respectively, ठीक है। अब आप देख रहे हैं आपके ट्राइंगल में टोटल है ना कितने पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी और ये ई एफ, तो सबको बोल दो कि इनके वेक्टर पोजीशन वेक्टर। तो बोलिए लेट वेक्टर ए कमा वेक्टर बी कमा वेक्टर सी लेट वेक्टर ए कमा वेक्टर बी कमा वेक्टर सी कमा वेक्टर डी कमा वेक्टर ई एंड वेक्टर एफ, सबके पोजीशन नाम दे दो, है ना। जितने पॉइंट्स लिए सबके वेक्टर कंसिडर कर लो, है ना। बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। हाँ देखिए क्या करा अपन ने यहाँ पे, अपन ने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, उसने मीडियन की बात की थी तो अपन ने मीडियन ड्रॉ कर दी। मीडियन हमको पता है कि सामने वाले साइड को कर देती है बाइसेक्ट, तो मैंने डी ई और ये एफ ले लिए, उसके बाद उनको बाइसेक्ट भी कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए सबके अपन ने पोजीशन वेक्टर ले लिए। अब देखिए बहुत सिंपल सी ये थ्योरम है और बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है कि डी ये मिड पॉइंट है किसका, बीसी का, है ना। तो देखिए बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बोलिए क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमिलरली वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन 2 एंड ऑल्सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2। आप एक बार इसको समझ लीजिए, बहुत ईजी है ये, फिर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए ये 2 इधर फेंकना है, सो देयरफॉर मैंने देखा यार 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए बी प्लस सी, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए ए प्लस सी, एंड सिमिलरली हाँ बोलिए 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर, ठीक है। आफ्टर दैट अब देखिए इसके पास ए नहीं है, इसके पास बी नहीं है, इसके पास सी नहीं है, ठीक है। सो इसके पास ए नहीं है, एडिंग ए ऑन दी बोथ साइड कितना हुआ, सो देयरफॉर ये हो गया ट्वाइस डी प्लस ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये चीज क्लियर हुई। इसके पास बी की कमी है, एडिंग बी ऑन दी बोथ साइड, सो ट्वाइस ई प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। फॉर्मेशन वही बना के रखिए चलेगा। इसके पास सी की कमी है ना, सो यहां ले लिया हमने ट्वाइस एफ प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ध्यान से एवरीवन, अब आप देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है, और ये भी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू है। सो ये क्या हो रहा है कि भाई ये सब आपस में फिर क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है, इसकी राइट इसकी राइट इसकी राइट सबके आपस में क्या है इक्वल है,
है ना। सो देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर आप चाहो तो इसको नंबर 1, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 बोल देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ध्यान से देखना, देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3, क्योंकि सब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ट्वाइस d प्लस a इज इक्वल्स टू ट्वाइस e प्लस b, है ना, इज इक्वल्स टू कितना, ट्वाइस f प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। ये चीज क्लियर है। एंड अगेन वी ऑल नो दैट कि अगर a का वैल्यू b से इक्वल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर a का वैल्यू b से इक्वल है और अगर मैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ट्वाइस से इज इक्वल टू ट्वाइस b, ये भी करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये a अपॉन 2 इज ऑल्सो इक्वल टू b अपॉन 2 बिकॉज a इज इक्वल टू b। क्लियर। सो अगर कोई क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है, हमने आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, सीबीएसई में स्पेशली होता है, व्हेन इक्वल्स आर इक्वल देन, याद आ रहा है कि वो स्टेटमेंट्स 9th या 10th में होता है वो। सो अब ये सारी क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो इस केस में अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 सबको, ठीक है। डिवाइडिंग बाय 3 क्यों कर रहे हैं ये भी बताता हूं अभी। अब देखिए, जैसे आपने डिवाइडिंग बाय 3 किया, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस d प्लस a और अपॉन में 3 इज इक्वल टू ट्वाइस e प्लस b अपॉन में 3, ठीक है। और अगेन ट्वाइस f प्लस c और अपॉन में 3 इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3। इफ यू रिमेंबर, a प्लस बी प्लस c डिवाइडेड बाय 3 किसका फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड का है ना। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड। अब देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान, यहां मैं यहीं पे सिंप्लीफिकेशन करने वाला हूं। देखिए लिखे ना, सिर्फ देखिए, यहां पर कोई नहीं, मतलब आपका 1 है a के सामने, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो, इस 3 को आप लिख सकते हो कि 2 प्लस 1, अगेन ये 2 प्लस 1 है ना, और अगेन ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 है ना। और ये g, इसलिए स्टार्टिंग में अपन इसको g लिया था, g मीन्स सेंट्रॉइड। सो आप देख रहे हैं कि जो g है सेंट्रॉइड है, मतलब ये जो पॉइंट g है ये AD है ना, AD को क्या कर रहा है, 2:1 रेशो में कट कर रहा है। सिमिलरली पॉइंट G BA को, सॉरी क्या नाम है, BE को, देखो BE को, सभी लोग पूरा ध्यान BE पे रखो, अगेन वो BE को भी 2:1 रेशो में कट कर रहा है। एंड सिमिलरली वो CF को भी 2:1 रेशो में कट कर रहा है, यानी वो तीनों सेगमेंट को बिल्कुल सेम रेशो में कट कर रहा है, मतलब वो एक ही पॉइंट है। समझ में आया क्या, वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि वो इसको भी 2:1, इसको भी 2:1 और इसको भी 2:1 रेशो में कट कर रहा है। सो आपको मतलब ये समझाने के लिए इतना टेक्निकली गया मैं, बट आपको बस ये करने के बाद डायरेक्टली लिख देना है, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला बन गया है ना। तो एक काम करिए, आप जल्दी से अब इतना नोट कर लीजिए, बस प्रूफ हो गया है, बस इतना ही प्रूफ करना था। इज इक्वल्स टू आप वेक्टर जी लिख देना यहां पे, यहां पर आप सेंट्रॉइड भी लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। सेंट्रॉइड
ठीक है, लिख लिया। हो गया। सो अब लिख लीजिए। अब देखिए, सो अपन इसको सेंटर्ड वगैरह बोल दिया है। सो फ्रॉम द अबाव इक्वेशन, इसके नीचे लिखिएगा, फ्रॉम द अबाव इक्वेशन, फ्रॉम द अबाव इक्वेशन पॉइंट कैपिटल G, फ्रॉम द अबाव इक्वेशन पॉइंट कैपिटल G डिवाइड्स द मीडियंस, डिवाइड्स द मीडियंस, 3 मीडियन है आपकी, कौन सी AD, BE एंड CF, AD, BE एंड CF इंटरनली इन द रेशियो 2:1, इंटरनली इन द रेशियो 2:1। मतलब हमने ये बात फिक्स कर दी है कि ये मीडियन G से तीनों भी पास हो रही है। इसका मतलब जब कभी भी कोई भी whenever the 2 or more lines passes through the same point, है ना, तो that lines are concurrent। so यहां हमने ये बात प्रूफ की कि यार ये जो मीडियन थी ये G से पास हो रही है तीनों की तीनों, इसका मतलब ये क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई। तो आखिरी में लिख दीजिएंगे हेंस द मीडियंस आर कॉन्करेंट, हेंस द मीडियंस आर कॉन्करेंट। ठीक है। सो बहुत इजी थ्योरम थी ये भी, है ना, तीनों थ्योरम बहुत इजी थी, जिसमें से मैं आपको बोलना चाहूंगा जो फर्स्ट वाली है इंटरनल वाली और ये मीडियंस वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल वाली कम से मतलब कम आई है इनके कंपैरिजन में, पर ये तो बहुत बार आई है, ये भी बहुत बार आई है और वो पहली वाली भी बहुत बार आई है। ठीक है, पेज फाड़ लीजिए फटाफट फटाफट, 5 मिनट से आपके पास, स्टार्ट करिए।